ऊपर सबके कर्मों का हिसाब होना है। मान लीजिए आपके कर्मों का हिसाब आपको प्रतिशत में देना हो तो कैसे देंगे? जैसे मान लीजिए आप अपने 24 घंटे में से प्रतिदिन 8 घंटे सो रहे हैं, तो इसका अर्थ ये हुआ कि आप अपने लाइफ का 33 सही 1/3% सोने में गंवा रहे हैं। मान लीजिए आप अपने जीवन में हर दिन प्रतिदिन 4 घंटे रील्स देख रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो 24 घंटे में से 4 घंटे रील्स देख रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हर 24 में से 4 घंटा रील्स देखने का मतलब 16 सही 2/3% लाइफ आप अपना रील्स देखने में बिता रहे हैं। तो ऐसे ही हर एक चीज को प्रतिशत में कैसे बदलना है, प्रतिशत होता क्या है, प्रतिशत का इंप्लीमेंट किस किस चैप्टर में होता है, और प्रतिशत से रिलेटेड कैसे हमारे पेपर में सवाल आते हैं, ये सब हम तब तक नहीं समझ सकते जब तक प्रतिशत को अच्छे से जाना नहीं जा सकता। जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों, मैं आपका अपना राहुल सर आपके पसंदीदा चैनल वायरल मैथ में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। यदि आप इस चैनल पर आए हैं तो यही सोचकर आए होंगे कि मैं मैथ सीखूंगा, और मैं आपको चैलेंज देता हूं कि यदि इस चैनल पर आए हैं तो बिना सोचे समझे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपको वादा करता हूं, गारंटी लेता हूं लिख करके कि मैं आपको मैथ सिखाकर रहूंगा। सिर्फ प्रतिशत ही नहीं, जितने भी आपके वनडे एग्जाम में जितने भी चैप्टर आपके आते हैं, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एक चैप्टर से रूबरू कराऊंगा, उनके जड़ तक जाऊंगा, उनका बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करूंगा और जीरो से हीरो आपको मैं बना दूंगा। न बनाया तो आप मेरा चैनल, आप मेरा सब्सक्राइब तुरंत डिलीट कर देना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि आप ये सोच के आए हैं तो मैं आपके गणित से जितनी भी आपकी गणित रूपी बीमारियां हैं सब बीमारी को दूर कर दूंगा। सिर्फ एक बार आप विश्वास करके पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। आज का जो क्लास होगा वो केवल बेसिक होगा। उसमें हम सिर्फ ये जानेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। प्रतिशत के बारे में जब तक हम लोग नहीं जानेंगे बच्चों, प्रतिशत ही नहीं किसी भी चैप्टर के बारे में, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और वो डॉक्टर के पास जाता है, तो डॉक्टर सबसे पहले उसका इलाज नहीं शुरू करता है, सबसे पहले उसकी जांच करता है। जांच में यह पता चलता है कि उसको बीमारी क्या है, और जब डॉक्टर को बीमारी पता चल जाती है तो उस बीमारी के हिसाब से वह उसकी दवा करता है और उसको जो है आराम जो है मिल जाता है। जब तक किसी भी चीज की बीमारी नहीं पकड़ में आएगी, जब तक आपको रोग नहीं पकड़ में आएगा, तब तक आप उसका दवा सही तरीके से नहीं चला सकते और वो रोग आपका सही तरीके से समाप्त नहीं हो सकता। यदि रोग को खत्म करना है तो सबसे पहले उसके रोग की जड़ तक जाना होगा, उसकी जांच करनी होगी। ऐसे ही आज का जो क्लास होगा इसमें हम लोग परसेंटेज की जड़ तक जाएंगे। परसेंटेज आखिर में है क्या, इसका खेल क्या है। यदि इसके खेल को आप समझ गए तो मैं चैलेंज करता हूं, एक भी फार्मूला मैं आपको लगाने नहीं दूंगा बिना फार्मूला के, क्योंकि ये जो पूरा अर्थमेटिक है ये आपके माइंड गेम का है, दिमाग का खेल है, और इसमें कोई भी नियम कानून न भी आपको पता रहे तो भी आप सवाल को बहुत अच्छे से उड़ा ले जाएंगे। कैसे, आप देखिएगा। हम लोग पहले परसेंटेज के नियम को जानेंगे, उसके बाद प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू से क्या रिलेशन है उसको जानेंगे, परसेंटेज को भिन्न में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको जानेंगे, भिन्न को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसको जानेंगे, कोई संख्या कै परसेंट कम है, कै परसेंट अधिक है, कोई संख्या किस संख्या का कै परसेंट है, इन सब के बारे में जानेंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, परीक्षा से संबंधित सवालों को हल करेंगे, जनसंख्या से संबंधित सवालों को हल करेंगे, चुनाव से संबंधित सवालों को हल करेंगे, आय व्यय से संबंधित सवालों को हल करेंगे, टैक्स से संबंधित सवालों को हल करेंगे, वृद्धि कमी, इन सब चीजों के बारे में जितने भी सवाल हमारे एग्जाम में बनते हैं, जितने भी एग्जाम में हमारे सवाल आए हैं, उन सब सवालों को हम लोग हल करेंगे। सिर्फ वीडियो को आप स्किप मत करिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कि मैथ में आपको शहंशाह ना बना दिया तो कहना। चलिए फटाफट आप कॉपी और कलम लेकर के बैठ जाइएगा, एकदम स्टेप बाय स्टेप नोट करिएगा। मैं यहां पे आपको टाइप बाय टाइप चीजें समझाऊंगा, एक एक चीजों के बारे में, इसलिए कॉपी और कलम लेकर के बैठना आपको पड़ेगा। बिना कॉपी कलम को लिए बैठे आप जो है अपने इस सब्जेक्ट पर कमांड नहीं बना सकते। हर एक छोटी चीजों को नोट करना होगा, क्योंकि किसी एक चीज पर आप जितना ज्यादा फोकस करेंगे
उतना ज़्यादा उस पर कमांड आपका बनता जाएगा। सिर्फ एक बार की बात है, एक बार आपका कमांड बढ़ गया, बन गया, तो ये आजीवन आपको काम देगा। ठीक है, पहले हम लोग समझते हैं कि ये प्रतिशत आखिर में है क्या। सबसे पहले प्रतिशत का ये सिंबल आपको पता होगा। किसी भी संख्या के आगे यदि ऐसा सिंबल लग जाए तो किसका रूप होता है? प्रतिशत का रूप होता है। इसमें देखिए एक डंडी है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। इसमें दो बिंदु, दो जीरो ऐसे होते हैं, यदि इसको दो जीरो ऐसे कर लेंगे तो ये अपने आप में 100 ही दिखता है। इस सिंबल का मतलब ही कितना है? 100 है। इसको मैं एक तरीके से आपको और समझा दे रहा हूं। प्रतिशत में देखिए प्रति है और शत है। प्रति का अर्थ क्या होता है मेरे बच्चों? प्रत्येक। और शत का तात्पर्य क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? शतक। शत का मतलब क्या होता है? शतक। आप सुने होंगे शत शत बार नमन, यानी 100 बार नमन। जहां पे शत आ जाता है वहां पे आप हमेशा कितना मान के बैठते हैं? 100 मान बैठते हैं। कितना मान लेते हैं? 100 मान लेते हैं। शतक का मतलब सेंचुरी, सेंचुरी यानी शतक, शतक यानी 100। तो प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति धन शत, जहां प्रति का अर्थ प्रत्येक और शत का अर्थ शतक यानी 100 से होता है। मतलब प्रतिशत शब्द का अर्थ प्रत्येक 100 पर होता है। प्रतिशत शब्द का अर्थ प्रत्येक 100 पर होता है। 100 में से कोई भी वैल्यू तुरंत परसेंटेज का रूप ले लेती है। 100 में से कोई भी वैल्यू, जैसे मैं कहूं 100 में से 5 तो 5%। मैं आपसे कहूं 100 में से 18 तो 18%। 100 में से कोई भी नंबर, कोई भी वैल्यू तुरंत किसका स्वरूप ले लेती है? परसेंटेज का स्वरूप ले लेती है मेरे प्यारे बच्चों। ये पहली बात आप नोट कर लीजिएगा। प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत, जहां प्रति का अर्थ प्रत्येक और शत का अर्थ शतक से होता है। यानी प्रत्येक 100 पर हम जहां मान देखते हैं वहां पे क्या होता है? प्रतिशत होता है। ठीक है, दूसरी बात प्रतिशत एक भिन्न भी है, जिसका हर यानी डिनोमिनेटर, जिसका हर सदैव 100 होता है। प्रतिशत का दूसरा डिफिनेशन क्या है? प्रतिशत एक भिन्न भी है, भिन्न यानी फ्रैक्शन है, जिसका हर सदैव कितना होता है? 100 होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम मान लीजिए 5% लिख लिए। ये क्या है? एक परसेंटेज है। कै परसेंट है? 5% है। तो 5% लिखने का मतलब यह हुआ कि ये एक भिन्न का रूप है, जिसका हर यानी डिनोमिनेटर 100 है। मतलब हर में 100 रहेगा और अंश में वह संख्या रहेगी जिसके आगे प्रतिशत लगा हुआ है। हर में सदैव 100 रहेगा। ये 100 न दाएं जाएगा, न बाएं जाएगा, न ऊपर जाएगा। सदैव कहां रहेगा? नीचे, एकदम फिक्स अपना जगह कर लिया है। और ऊपर अंश में वह संख्या रहेगी जिसके आगे प्रतिशत लिखा हुआ है। जैसे यदि मैं कल को लिख लूं 12%, तो 12% का मतलब होता है 12/100। मैं कल को लिख लूं 25%, तो 25% का मतलब होता है 25/100। मतलब अंश में वह संख्या रहेगी जिसके आगे प्रतिशत लगा है और हर में सदैव कितना रहेगा? 100 रहेगा। तो 25% को हम लोग 25/100 भी लिख सकते हैं। 12% को हम लोग 12/100 भी लिख सकते हैं। 5% को हम लोग 5/100 लिख सकते हैं। इसी प्रकार यदि मैं कहूं कि x% को हम लोग x/100 भी लिख सकते हैं। मतलब अंश में सदैव वह संख्या रहेगी जिसके आगे परसेंटेज लगा है और हर में सदैव क्या रहेगा? 100 रहेगा। यहां से जैसे ही आप ये प्रतिशत हटाते हैं, यह तुरंत नीचे भाग के 100 के रूप में बैठ जाता है। इतनी बातें बच्चों समझ में आ रही हैं? तो प्रतिशत एक भिन्न भी है जिसका हर सदैव कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 100 होता है। अब इसको हम और अच्छे से समझते हैं प्रतिशत के बारे में। जैसे मान लीजिए हम आपसे कहें कि राम अपनी आय
आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, राम अपनी आय का कितना परसेंट? 20% भोजन पर खर्च करता है। तो इस सेंटेंस का क्या अर्थ निकलता है, पहले आप इसको ये समझ लीजिए। राम अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, इससे हम राम की इनकम नहीं बता सकते कि राम कितना हजार कमाता है। यह आप कभी नहीं बता सकते केवल इतने सेंटेंस से कि राम अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। राम की आय कितने हजार है या कितना रुपया है, यह आप कभी नहीं बता सकते। लेकिन एक चीज आप 100% बता सकते हैं, राम अपनी आय का 20% भोजन पर खर्च करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हर 100 रुपए में से वह 20 रुपया किस पर खर्च करता है? भोजन पर खर्च करता है। राम की इनकम चाहे जो भी होगी, चाहे जितना हजार होगी, चाहे जितना लाख होगी, हमें नहीं मालूम, लेकिन वो हर 100 रुपए में से 20 रुपया भोजन पर खर्च करता होगा। यदि राम की इनकम 1000 है तो 1000 के हिसाब से, अब देखिए 100 का कै गुना हुआ? तो 10 गुना हुआ। यदि उसकी इनकम इस 100 का 10 गुना है तो उसका भोजन पर खर्चा भी इसका 10 गुना होगा। 20 दहा में कितना? 200 रुपया। बातें समझ में आ रही हैं? सारा खेल मेरे बच्चों किसका है? 100 का है। यदि इसका गुना इनकम बढ़ेगा तो उतना ही गुना इसका खर्च भी बढ़ेगा। यदि इसका कुछ गुना कम होगा तो उसका खर्चा भी कुछ गुना, उतना ही गुना क्या होगा? कम होगा। जैसे आप समझ लीजिए, मैं कहूं कि किसी कक्षा में 40% लड़कियां हैं। मैं आपसे कहूं कि किसी कक्षा में 40% लड़कियां हैं, तो आप उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं यह नहीं बता सकते। केवल इस सेंटेंस से उस कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं आप ये नहीं बता सकते। लेकिन ये 100% कह सकते हैं कि 100 में से लड़कियां लड़के उस कक्षा में कितने हैं नहीं मालूम, लेकिन हर 100 में से 100% आप ये कह सकते हैं कि लड़कियों की संख्या कितनी होगी? 40 होगी। 40% लड़कियों का अर्थ यह हुआ कि हर 100 में से 40 लड़कियां होंगी। मान लीजिए उस कक्षा में 300 बच्चे हैं, सपोज कर लीजिए, मान लीजिए उस कक्षा में 300 बच्चे हैं, तो बताइए 100 का कै गुना 300 है? तो आप कहेंगे 3 गुना। यदि बच्चों की संख्या इसका 3 गुना है तो लड़कियों की संख्या भी इनका 3 गुना, 40 तियां कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? जितना गुना ये बढ़ेगा उतना गुना ये भी बढ़ेगा, जितना गुना ये घटेगा उतना गुना इनकी भी संख्या घटेगी। क्लियर है? अब आप एक चीज समझिए, मैं कहूं कि किसी टोकरी में 36% सेव सड़ गए, उस टोकरी में कितने सेव हैं ये तो आपको नहीं मालूम, लेकिन एक स्टेटमेंट मैंने दे दिया कि एक टोकरी में जितने भी सेव हैं उसमें से 36% सेव सड़ गए। तो इसका एक निष्कर्ष निकलता है कि टोकरी में चाहे जितने भी सेव होंगे, मैं ये नहीं बता सकता, लेकिन एक चीज गारंटी के साथ बता सकता हूं कि हर 100 में से 36 सेव सड़ा हुआ निकलेगा। हर 100 में से 36 सेव सड़ा हुआ निकलेगा। यदि टोकरी में 200 सेव है तो 100 दूना 200, तो 36 दूना 72 सेव सड़ा हुआ निकलेगा। 100 में से 36 सेव सड़ा हुआ निकलेगा तो 200 में से 72 सेव सड़ा हुआ निकलेगा। बातें समझ में आ रही हैं? किसी नगर में 55% लोग निरक्षर हैं। निरक्षर का मतलब क्या हुआ? अनपढ़ हैं। तो किसी नगर में यदि 55% लोग निरक्षर हैं तो उस नगर में कितने लोग हैं हम नहीं बता सकते, लेकिन मैं ये 100% बता सकता हूं कि जितने भी लोग उस नगर में होंगे, हर 100 में से 55 लोग अनपढ़ निकलेंगे। हर 100 में से 55 लोग अनपढ़ निकलेंगे। इस बात को आप श्योर कह सकते हैं। यहां तक बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो परसेंटेज का खेला समझ में आ रहा है। सारा का सारा खेल मेरे प्यारे बच्चों किस पर है? 100 पर है। सारा का सारा खेला किस पर है? 100 पर है। इसलिए प्रतिशत को लगाते समय जो भी आप अपना बेस मानेंगे, बेस या इसको आप कह सकते हैं प्रारंभिक, या आप पुराना, या आप वास्तविक, जो भी आपकी बेस होगी,
किसी भी सवाल को लगाते समय जो भी सवाल का बेस होगा, जो भी उस सवाल का प्रारंभिक वैल्यू होगा, पुराना वैल्यू होगा या वास्तविक वैल्यू होगा, ये सारी की सारी चीजों का मतलब एक ही है और इनको आप हमेशा कितना मान के चलेंगे सवाल में? 100 मान के चलेंगे। यानी कहीं पर भी यदि आपका बेस कुछ भी प्रारंभिक हो, पुराना हो, वास्तविक हो, कहने का मतलब यह है कि जो टोटल वैल्यू होगी, जो टोटल वैल्यू होगी वो आप हमेशा कितना मानेंगे? 100 मानेंगे। जैसे सवाल में, किसी भी सवाल में लंबा चौड़ा सवाल दिया है और उसमें आपसे पूछ दे उस नगर में कुल जनसंख्या कितनी है, तो माना कुल जनसंख्या 100। उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, माना मतदाताओं की संख्या 100। उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, माना कुल विद्यार्थियों की संख्या 100। उस टोकरी में कुल कितना फल था, माना कुल फलों की संख्या 100। बात समझ में आ रही है? जहां पर टोटल की बात आएगी, टोटल वैल्यू की बात आएगी, आप टोटल वैल्यू को हमेशा कितना मानेंगे? अपना बेस हमेशा कितना मानेंगे? 100 मानेंगे बच्चों। और आप देखेंगे बहुत ही मजे से, बहुत ही आराम से आपका क्वेश्चन जो है होने लगेगा। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब हम लोग चलेंगे कि प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू से क्या संबंध होता है। प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू से क्या संबंध होता है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह आप केवल परसेंटेज में ही नहीं, लाभ हानि, बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, औसत, चाल समय, काम समय, हर जगह आपको इन वैल्यू की जरूरत पड़ेगी और इस वैल्यू से आप कम से कम 60 से 70% क्वेश्चन जो है लगा लेंगे। तो वैल्यू जानना जरूरी है, इनको याद भी करना जरूरी है। इनसे भागेंगे तो आपका काम नहीं होने वाला है। इसलिए हम आपको आज बताएंगे कि प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू से क्या रिलेशन होता है और उसका एक्चुअल में मतलब क्या होता है, उस मतलब को भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है? सबसे पहले यदि मैं आपसे कहूं कि 4% ये एक प्रतिशत है, ये क्या है? एक प्रतिशत है। और फ्रैक्शन वैल्यू का मतलब क्या होता है? P/Q के फॉर्म में जो हम लिखे वही ना फ्रैक्शन वैल्यू होगा। जो भिन्न में लिखा जा सके, जिसको हम P/Q के रूप में लिखे, वो फ्रैक्शन है। तो ये 4% है। इसको फ्रैक्शन में लिखने का मतलब ये हुआ कि 4 कितना लिखेंगे? 100 लिखेंगे। सबसे पहला काम तो ये करेंगे, 4% को हम 4/100 लिख सकते हैं। अब आपको मालूम है कि किसी भी फ्रैक्शन को छोटा करके लिखा जाता है, छोटा से छोटा करके। तो ये भी 4 से कट जाएगा एक बार में, ये भी 4 से कट जाएगा 25 बार में। इसका मतलब यह हुआ कि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 कितनी होती है? 25 होती है। क्लियर है? यदि मैं आपसे कहूं 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप पहले सिंपल से लिखेंगे 5/100। 5/100 को यदि मेरे प्यारे बच्चों छोटा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/20। ऐसे ही यदि मैं आपसे कहूं 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो 10/100 छोटा करेंगे, 10 इकैया 10, 10 दहा में 100। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप कहेंगे 20/100 और इसको छोटा करेंगे तो 1/5। ये बात समझ में आ रही है? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू, 40 की, 50 की, 75 की, ये सब फ्रैक्शन वैल्यू, ये सब जो होती हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे लिखा जाता है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इनका संबंध क्या होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। इसमें से जैसे आप किसी को भी उठा लीजिए, जैसे मान लीजिए हमने इसको उठा लिया, मैं आपसे कहूं कि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 1/20। मतलब जिस भी संख्या का आप 5% निकाल रहे हैं, उसी संख्या का मैं 1/20 निकाल दूं, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि 5% किसके बराबर है? 1/20 के बराबर है। तो जिस भी संख्या का आप 5% निकाल रहे हैं, उसी संख्या का मैं 1/20 निकालूं, उतना ही आएगा। अब दूसरी बात, इनका मतलब एक चीज और समझो, 5% की वैल्यू 1/20 है। अब इसमें जो नीचे वाली वैल्यू होती है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, बहुत सही चीज मैं आपको बता रहा हूं। जो नीचे वाली वैल्यू होती है, यही आपकी टोटल वैल्यू होगी। ये आपकी क्या होगी? टोटल वैल्यू होगी। बात समझ में आ रही है? टोटल वैल्यू का मतलब यह हुआ कि आपकी जो है टोटल वैल्यू किसी भी चीज का 20 मानेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है, किसी संख्या को हमने 20 मान लिया, मान लीजिए वो संख्या आपकी कितनी है? 20 है। अब मैं कहूं इस 20 का 5% कितना होगा? मान लो एक संख्या 20 है और मैं आपसे कहूं इस 20 का 5% कितना होगा, तो आप ऐसे ही करेंगे, 20 का मतलब गुणा 5% का मतलब होता है 5/100।
20 पंजे 100, 5 इकैयां 5, यानी 20 का 5% कितना होता है? 1 होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको निकालने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे दिया हुआ है 20 का 5% कितना होता है, तो यही ऊपर वाला होगा। ऊपर में कितना है? 1 है। आप निकालेंगे तो भी 1 आएगा, यहां समझ लेंगे तो भी 1 आएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे मान लीजिए मैंने इसको ले लिया, 10% को ले लिया, तो 10% की वैल्यू कितनी होती है? 1/10 होती है। अब मैं आपसे कहूं कि मान लो एक संख्या 10 है और 10 का 10% कितना होता है, तो निकालने की जरूरत नहीं है। 10 का 10% कितना होता है? 1 होता है। आप निकाल लेंगे तो भी आ जाएगा। जैसे 40%, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 2/5। 40% का मतलब होता है 40/100, छोटा करेंगे तो 2/5 आएगा। अब मैं कहूं कि एक संख्या 5 है और 5 का 40% कितना होता है, तो आप कहेंगे 5 का 40% 2 होता है। आपके ऊपर आपके सवाल का जवाब है 5 का 40% कितना होता है? 2 होता है। यह बात समझ में आ रही है? तो आपको फ्रैक्शन वैल्यू और परसेंटेज में क्या रिलेशन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। और कुछ चीजों को आप एकदम याद कर लीजिए, क्योंकि वो आपके पेपर में हमेशा आते हैं। ऐसे तो फ्रैक्शन वैल्यू किसी भी परसेंटेज के बहुत सारे होते हैं, लेकिन आपके पेपर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आते रहते हैं, उनको आपको तैयार करना जरूरी है। जैसे यदि मैं आपसे कहूं कि 6 सही 2/3% का भिन्न में मान कितना होगा, तो पहले 6 त्रिक 18 2, 20/3% इसको लिखेंगे। और 20/3% लिखने के बाद अब इसको पूरी तरीके से फ्रैक्शन में बदलना होगा, तो यहां से परसेंटेज हटाना होगा। ये परसेंटेज जब हटाएंगे तो इस बटे में आ जाएगा, तो 20/3, और ये परसेंटेज हटाएंगे तो यहां बटे में 100 के रूप में आ जाएगा। 20 इकैयां 20, 20 पंजे 100 और 5 तियां कितना? 15, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/15। ये किसकी फ्रैक्शन वैल्यू है? 6 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 कितना होता है? 15 होता है। अब मैं आपसे कहूं कि इस 15 का 6 सही 2/3% कितना होगा, तो 15 का 6 सही 2/3% कितना होगा? 1 होगा। ठीक है। ऐसे ही यदि मैं आपसे कहूं कि 7 सही 1/7% का भिन्न में मान कितना होगा, तो अब इतना लिखने की जरूरत नहीं है। 7 सते 49 और 1, 50/7 लिख लिया। यहां से परसेंटेज हटाएंगे तो परसेंटेज मैंने आपको बता रखा है कि हमेशा कहां आता है? नीचे आता है। 50 इकैयां 50, 50 दूना 100 और 7 दूना 14, तो 7 सही 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/14 होती है। ऐसे ही मैं आपसे कहूं 9 सही 1/11 की, तो इसका होता है 1/11। 11 सही 1/9% का, तो इसका होता है 1/9। ठीक। मैं आपसे कहूं 12 सही 1/2% का, इसका होता है 1/8। मैं कहूं 14 सही 2/7 का, तो इसका होता है 1/7। ठीक है। मैं आपसे कहूं कि 16 सही 2/3% का, इसका होता है 1/6। मैं आपसे कहूं 33 सही 1/3% का, इसका होता है 1/3। मैं आपसे कहूं 66 या 37 सही 1/2% का, इसका होता है 3/8। मैं कहूं 66 सही 2/3% का, इसका होता है 2/3। इतना मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कोई भी आप सवाल लगाएंगे तो इतनी वैल्यू घूम फिर के आप में आती ही आती है। तो कम से कम आपको इतना पता जरूर होना चाहिए, 6 सही 2/3 का, 7 सही 1/7 का, 9 सही 1/11 का, 11 सही 1/9 का, 12.5 का, 14 सही 2/7 का, 16 सही 2/3 का, 33 सही 1/3, 37 सही 1/2 और 66 सही 2/3% का। इतने का आपको फ्रैक्शन वैल्यू आपके दिमाग में होना चाहिए। ये आगे आपको बहुत काम देगा मेरे बच्चों। ठीक ना? इसको फटाफट नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे जो है लेके चलते हैं। ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहूं
कि 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो अभी आपने लिखा 3/8। अब मैं कहूं कि कोई संख्या 8 है, उसका 37.5% कितना होगा, तो आप कहेंगे 8 का 37.5% 3 होगा। इसको निकालने की कोई जरूरत है नहीं, 8 का 37.5% कितना होगा, 3 होगा। इतनी बात समझ में आ रही है। दूसरी चीज, आपको प्रतिशत से फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट तो आपने कर लिया, अब फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो देख लीजिए। जैसे मान लीजिए 1/10 है, ये एक प्रकार का एक क्या है, फ्रैक्शन है, एक भिन्न है। यदि मुझे इस भिन्न को प्रतिशत में कन्वर्ट करना होगा तो एक नियम आप यहां पे लिख लीजिएगा, किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो कुछ नहीं करना, उसमें केवल 100 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। 100 का गुणा करने के बाद वह भिन्न किसका रूप ले लेगी, प्रतिशत का रूप ले लेगी। 10 में 100, इसके अंदर से जो भी चीज निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों, वो प्रतिशत के रूप में ही निकल करके आएगा, ठीक ना। जैसे 2/5 एक प्रकार का भिन्न है, इसको मुझे प्रतिशत में बदलना है तो कुछ भी नहीं करना है, 100 का गुणा करना है। अब इसके अंदर का जो भी मटेरियल है वो जब बाहर निकलेगा तो प्रतिशत के रूप में निकलेगा। 5 से ये 100 20 बार में कटेगा, 20 दूना कितना, 40%। तो आपने ये देखा कि प्रतिशत को कैसे हमने भिन्न में बदला और भिन्न को हम कैसे प्रतिशत में बदल रहे हैं। इन दोनों बातों को आप एकदम नोट कर लीजिएगा, इन दोनों बातों को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा। प्रतिशत को कैसे भिन्न में बदला जाता है और भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदला जाता है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, कैसा रिलेशन है, ये आपको एकदम बढ़िया से समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे कहूं या आप हमसे पूछेंगे सर ये सारे वैल्यू तो आपने लिखवा दिए, अब इनका यूज कैसे होगा, किस तरीके से इनका हम अपने प्रश्नों में प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने प्रश्नों में इनका इंप्लीमेंट कर सकते हैं। यदि ये कुछ वैल्यू टिपिकल आ गई तो उनको कैसे आप आसान करेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके सामने नजराने के रूप में पेश कर रहा हूं और देखिएगा कितने धमाकेदार तरीके से इनका यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको छोटा सा समझाऊं, किसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर नई संख्या 497 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। सिर्फ इस सवाल पर मैं आपको इसका प्रयोग करना सिखाऊंगा। सिर्फ एक सवाल पर आप समझ जाएंगे कि इनका कैसे हम लोग प्रयोग करते हैं बड़े बड़े और अच्छे अच्छे सवालों पर, ठीक है। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा और सुनिएगा। अब यहां से आपकी चीजें जो है शुरू होने वाली हैं, अब यहां से आपका सफर शुरू होने वाला है। प्रतिशत के बारे में आपने समझ लिया कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर यानी डिनोमिनेटर हमेशा 100 होता है। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तो 100 का गुणा करते हैं, किसी भी संख्या को परसेंटेज में बदलना होगा तो बटे में 100 कर लेते हैं। ये सब चीजों को सीखने के बाद अब हम लोग ऐसे सफर पर चलेंगे जहां से आपके पेपर में सवाल धीरे धीरे पूछे जाने शुरू हो जाते हैं। किसी संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ने पर नई संख्या 497 हो जाती है, तो प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। आपको कोई डिटेल XYZ नहीं मानना, बस आप मुझे बताइए कितना जोड़ने पर, तो आप कहेंगे 16 सही 2/3% जोड़ने पर किसी संख्या में, वह संख्या हमको मालूम नहीं है, कोई संख्या है, उस संख्या में उस संख्या का 16 सही 2/3% यदि जोड़ दिया जाए तो एक नई संख्या प्राप्त होगी और वो नई संख्या 497 के क्या होगी, बराबर होगी। तो वास्तविक संख्या या प्रारंभिक संख्या क्या थी, यही आपको बताना है। सबसे पहले 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/6।
16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/6। अब सुनिएगा, कोई भी चीज का जो बेस होता है, जैसे जो मकान है, मकान का बेस उसका नींव होता है, उस नींव पे ही पूरा मकान टिका हुआ होता है। ऐसे ही पूरे सवाल का जो बेस होगा इस भिन्न में छिपा होगा। इस भिन्न में जो बेस है 6, यही सवाल का पूरा बेस है। सारी कहानी यहीं से शुरू होगी। अब सुनिएगा, 1/6 में जो नीचे वाली वैल्यू है यही हमारा बेस है। बेस का मतलब यह हुआ कि यही हमारी क्या होगी? प्रारंभिक संख्या होगी। माना हमारी प्रारंभिक संख्या कितनी है? 6 है। हमने अपने मन से मान लिया, माना हमारी प्रारंभिक संख्या 6 है। यदि प्रारंभिक संख्या 6 है तो इस 6 में क्या करना है? जोड़ना है। कितना जोड़ना है? इस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ना है। तो 6 का 16 सही 2/3% होता कितना है? 6 का 16 सही 2/3% 1 होता है। मतलब इस संख्या में हमें कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। तो नई संख्या 6 और 1 कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। नई संख्या कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? 7 हो जाएगी। पुरानी संख्या 6 है तो नई संख्या 6 और 1 कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। यदि सवाल में जोड़ने के लिए बोला जाए तो 6 और 1 7। यदि सवाल में घटाने के लिए बोला जाता तो 6 में से 1 घटा देते। जोड़ने के लिए बोला जाएगा तो 6 में यही 1 जुड़ जाएगा, और यदि घटाने के लिए बोला जाएगा तो 6 में से यही 1 घट जाएगा। चूंकि सवाल में जोड़ने के लिए बोला है तो नई संख्या हो गई 7। सवाल में नई संख्या है 497। दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर। अब 7 की वैल्यू आपके आंख के सामने दिख रही है, 497। हमें कितने की वैल्यू बतानी है? 6 की वैल्यू, क्योंकि इसी को हमने अपनी प्रारंभिक संख्या मान लिया है। तो 7 की वैल्यू यदि 497 को रिप्रेजेंट कर रही है तो 6 की वैल्यू कितने को रिप्रेजेंट करेगी? यही आपको बताना है। इन दोनों में वास्तविक वैल्यू यानी रियल वैल्यू कौन है? 497। रेशियो वाली वैल्यू यानी काल्पनिक वैल्यू कौन है? 7। तो काल्पनिक वैल्यू हमेशा नीचे आएगा। जो मैं यहां पे बोल रहा हूं उसको दिमाग में बैठा लीजिए, हर जगह लागू होगा। काल्पनिक वैल्यू सदैव रियल वैल्यू के नीचे आएगा, और इसमें उसी का गुणा करते हैं जो हमें बताना है। हमें प्रारंभिक संख्या बतानी है और हम 6 मान के बैठे हैं, तो यहां पे 6 का गुणा कर लेंगे। 7 सते 49, 7 इकैया 7, 6 इकैया 6 और 6 7 42। यानी आपकी जो प्रारंभिक संख्या थी वो 426 थी। बहुत ही आसान तरीका था, सिर्फ एक लाइन में इस सवाल का आप उत्तर दे सकते थे। 6 की वैल्यू आपको बतानी है, 6 और 1 7 की वैल्यू दे रखा है। तो ऐसे आपको इन फ्रैक्शन का इंप्लीमेंट करके सवालों को लगाना है। हम लोग कल एक नए टॉपिक के साथ, मतलब टाइप नंबर 1 से हम लोग टाइप वाइज पढ़ेंगे। एक एक टाइप को हम लोग पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम लोगों ने पूरा इसका बेसिक समझा। कल हम लोग पहले टाइप को लेकर के जो है क्लास को शुरू करेंगे, और आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखा करिए। कल वाले क्वेश्चन से हम लोग जो है धीरे धीरे अपने सवालों पर आएंगे। आज इसका स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। कल से आप लोग जो है क्लास में अपने टाइम से आ जाइएगा और क्लास में पूरा बने रहिएगा और क्लास को शुरू से अंत तक देखिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आपका एक भी टाइप नहीं छोड़ने दूंगा, हर एक टाइप के सवाल को करवाऊंगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।